वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु आर ज्वाइनिंग प्लीज लीव अ मैसेज। तो आज हम वीकली करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हैं, जो कि हम हर फ्राइडे को करते हैं रात को 9 बजे। तो पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को लेकर हम हाजिर हैं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम, एफकेट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबका स्वागत है। यशिका, आरती, सबका बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं सेशन में। मुकुल, जय हिंद, वेलकम टू द सेशन। सो कोशिश ये है कि किस तरीके से आपका एक घंटे के अंदर अंदर पूरे एक हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस कर लें। साक्षी गोपाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग। This is a brief introduction about me. I am Sandeep Bansal. Welcome you on the platform of Team Nishtha. Apart from that, CDS और CAPF का बैच आपका चल रहा है। बहुत थॉरली हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग कवर किया है। वी हैव स्टार्टेड विद साइंस ऑल्सो। कल ही हमने केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हैं, 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। सो वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिसिस, सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। आयुष्मान, सुदीप्ता, सबका स्वागत। और इसके अलावा आपका सीडीएस का बैच चल रहा है। सीडीएस के बैच में लाइक 11:30 एंड एवरी वेडनेसडे वी आर कंडक्टिंग एट 7 PM the personal interview session also. These are the students who have cleared and finally joined the services, and these are the students who have cleared the written examination of various defense exams. चलिए शुरुआत करते हैं। विवेक, राखी, जय हिंद, गुड टू सी so many students and ओके। सो पहली न्यूज आ रही है जापान से, दर्दनाक न्यूज है। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.3 स्ट्राइक्स द जापान क्यूराइल आइलैंड्स, और यहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इंडिया के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसके बारे में जानकारी दी। 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया है कई जगह, जिसकी वजह से पूरे के पूरे रीजन में प्रैक्टिकली न्यू ईयर के टाइम पर ये देखने को मिला। प्लीज चेक योर माइक। ओके, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? अभी मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू कीना, आई एम फाइन। सो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ओके, सो एक मिनट से ज्यादा तक जो है शेकिंग चलती रही, और यहां पर बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। लगभग 92 लोग मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और जो है 460 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, और 242 से ज्यादा यहां पर जो है अभी तक, ठीक है, उससे ज्यादा जो है अभी तक लापता हैं। अगर हम बात करें अर्थक्वेक्स की, तो जो आपका जापान है, सो जापानीज आइलैंड्स, ये आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है, दैट इज देयर। ओके, आगे चलते हैं। सो द पॉइंट जहां पर आपको अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, दैट इज फोकस, ऑल्सो नोन एज हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर, और जो पॉइंट इसके डायरेक्टली ओवरहेड है एट द सरफेस, दैट इज व्हाट वी कॉल द एपीसेंटर। बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स ये आपको देखने को मिलता है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दुनिया के 70% से ज्यादा अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट है इंडिया टू स्क्रैप फ्री मूवमेंट रिजीम ऑन इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। इवन इन जनरल भी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। बेसिकली क्या है कि म्यांमार और इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पर जो है लोग आ जा सकते हैं, जो बॉर्डर एरियाज के लोग हैं वो आ जा सकते हैं फॉर अराउंड 16 किलोमीटर्स इनटू ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट वीजा। विदाउट वीजा। और इसमें बेसिकली उनको एक सिर्फ एक बॉर्डर आउटपास चाहिए, ठीक है, जो वहां पर वो लेके जाएंगे,
और इसको कहा जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम। ठीक है, इसको कहा जाता है फ्री मूवमेंट रिजीम। तो 16 किलोमीटर भारत के सिटीजन म्यांमार में जा सकते हैं और म्यांमार के सिटीजन जो हैं इंडिया आ सकते हैं। ये 2018 में शुरू किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कहीं ना कहीं हम ज्यादा जो है यहां पर इंटरेक्ट करना चाहते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं एवरी मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब जो कि सिटीजन है इंडिया का या सिटीजन है म्यांमार का, दोनों साइड में आ सकता है। सो ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ बॉर्डर पास, एक बॉर्डर पास आपको मिलेगा, उसको दिखाकर आप जा सकते हैं और 2 हफ्ते तक रह सकते हैं वहां पर, 2 हफ्ते तक वहां पर रह सकते हैं। अच्छा, अब विड्रॉ क्यों किया गया है? क्यों कहा गया है कि इंडिया इस चीज को स्क्रैप करने जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया है कि इसका फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले इस जो फ्री बॉर्डर मूवमेंट है, ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम जो एफएमआर कहा जा रहा है, इसको लेकर मिसयूज किया जा रहा है इसका, ठीक है, इसका मिसयूज किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दैट इट इज बीइंग यूज्ड बाय इंसर्जेंट ग्रुप्स। जो इंसर्जेंट ग्रुप्स म्यांमार में एक्टिव हैं वो इंडिया में आते हैं, अटैक करते हैं, देन गो बैक टू म्यांमार। और 2021 के बाद जब से वहां पर मिलिट्री जुंता का रूल आया है, ऑंग सैन सू की जो कि प्रो डेमोक्रेसी लीडर हैं, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की लीडर हैं, पार्टी की हेड हैं, जब से उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है तब से वहां पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो वहां से भागकर जो है बहुत सारे लोग भारत में आकर जो है उन्होंने शरण ले लिया है। सर ये नहीं समझ आ रहा कि शुरू हो रहा है या एंड हो रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है श्रेया? अटैक्स ऑन इंडियन साइड एंड फ्ली टुवर्ड्स म्यांमार बट ऑल्सो पुट अ हॉल्ट ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। और रिसेंटली हमने देखा, हमने अगर आपको याद हो ये भी पढ़ा था कि रिसेंटली म्यांमार में ओपीएम की कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ी है। तो ये ओपीएम की कल्टीवेशन भी जो है रूट कर रही है इंडिया की तरफ। ठीक है, तो यहां पर इंडिया को जो ये फ्री मूवमेंट रिजीम का है ये नुकसान ज्यादा हो रहा है रादर देन द फायदा। तो इसलिए जो है इसको अब बंद करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत की गई थी 2018 में, मकसद ये था कि ट्रेड बढ़ेगा, लोगों में मूवमेंट होगा, लोगों में इंटरेक्शन बढ़ेगा, पीपल टू पीपल जो हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात करते हैं, वो सारी चीजें होंगी। बट इसके उलट जो है बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स इंडिया में आकर अटैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मिलिट्री जनता रूल के बाद वहां पर ओपीएम की कल्टीवेशन बढ़ी है, उसकी तस्करी जो है भारत में हो रही है, उसकी स्मगलिंग जो है भारत में हो रही है। गोल्डन ट्राइंगल, यस। तो इसमें आपको गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का कंसेप्ट भी बताना चाहिए। गोल्डन क्रीसेंट कहां पर है और गोल्डन ट्राइंगल कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चाइनाज अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग शिप मैंग शियांग सेट्स सेल टू रीच अर्थ्स मेंटल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखिए, चाइना धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जो रिसर्च की, जो मतलब कह लीजिए जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है रिसर्च में, जो पहले हम यूएस के प्रोजेक्ट्स देखते थे, पिछले कुछ सालों में आपको वो प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा फंडेड मिल रहे हैं। तो ये सीधा सीधा चाइना की एक इकोनॉमिक ग्रोथ का भी और एक साइंटिफिक ग्रोथ का भी एक कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है जिसे हमें ये पता लग रहा है। सो चाइना हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट ओशन ड्रिलिंग वेसल। अब ये क्या करने जा रहे हैं, ओशन के अंदर जाएंगे, ओशन सरफेस पे वहां पर डीप ड्रिलिंग कर कर मेंटल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब मेंटल क्या है, नॉट दैट वाला मेंटल, मेंटल वाला मेंटल। ठीक है, सो दैट इज क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, जो कि 4 लेयर्स की हम बात करते हैं अर्थ की, अर्थ के इंटीरियर की। तो वहां पर मेंटल तक अभी कोई भी नहीं पहुंचा है। जो डीपेस्ट ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है वो आपका रशिया का है, जो कि 12.2 किलोमीटर डीप है। अब यहां पर चाइना जो है समुद्र के अंदर जाएगा और वहां से डीप ड्रिलिंग करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग। सो ये दुनिया का कह लीजिए ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा। सो द मिस्ट्रीज ऑफ मेंटल, सो इट विल मार्क द ह्यूमैनिटीज फर्स्ट एक्सप्लोरेशन इनटू द अपर मेंटल। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, सिंपल है, टेक्टोनिक प्लेट्स को स्टडी करना, मैग्मा, लावा, पूरा का पूरा जो हम
इंटीरियर ऑफ अर्थ को बेहतर तरीके से जान सकेंगे, और इससे जो है हमारी रॉक फॉर्मेशन और धरती की इवोल्यूशन को हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो द मोटो इज दैट। ओके, गोल्डन ट्रायंगल में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बिल्कुल ठीक। क्रीसेंट में आपका आता है म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। ठीक, गुड। Rock samples from ultra deep boreholes become crucial for understanding plate tectonics, oceanic crust evolution, ancient oceanic climates and seabed resources के बारे में हमें पता लग पाएगा। So this is the ship। इसका नाम, इसका लिटरल जो चाइना में मतलब है मेनजियांग का, वो है आपका ड्रीम। ठीक है, तो चाइना के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये दिस इज क्रस्ट। अच्छा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताओ कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक सिज्मिक डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम क्या है? सिज्मिक डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम क्या है? ये हमने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में कई बार पढ़ा है। ठीक है जी, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, सीएम राबड़ी जी, लालू जी। ठीक है, इफ यू रिमेंबर दैट ट्रिक। So this is the discontinuity, तो that is मोहरोविक discontinuity या सिंपली मोहो discontinuity भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले आता है आपका कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में है। फिर आता है मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। देन आता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो अपर और लोअर मेंटल के बीच में है। ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल और कोर के बीच में है। और लेहमन डिसकंटिन्यूटी, जो कि आता है आपका आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। सो दिस इज सीएम राबड़ी जी, लालू जी। ठीक है, सो ये याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। उल्टा बोल दिया। क्या उल्टा बोला मैंने? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, मोरविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ब्रिक्स रैंक्स स्वेल एज 5 मोर स्टेट्स ज्वाइन ब्लॉक। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप जो शुरू हुआ था ये 2001 में जिम ओ'नील, जो कि एक रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा गया था कि फ्यूचर की ये इकोनॉमीज हैं, फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी। आज अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इट वाज नॉट इंटेंडेड टू मेक अ ग्रुप। ठीक है जी, किसी भी तरीके से कोई ग्रुप बनाने की चेष्टा नहीं की गई थी। ये सिंपली लाइक आप किसी से पूछते हैं कि भाई आप, मैं कहां इन्वेस्ट करूं, कहां पर इन्वेस्ट करूं, कहां पर अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर की। तो इस तरीके से एक पेपर लिखा गया था कि दुनिया की 4 बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अगली इस 21st सेंचुरी में, ये इकोनॉमीज काफी ग्रो करने वाली हैं। जो कि चाइना के केस में अगर हम देखें पिछले 20-22 सालों में काफी ज्यादा ग्रो की भी है। इंडिया के केस में भी ये लागू होता है। इंडिया की अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे 2003-2002 में लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर थी, जो कि आज जो है बढ़कर हो चुकी है 3.7-3.8 ट्रिलियन डॉलर्स। ओके, एनीवेज उसके बाद में ये ग्रुपिंग बनी और यहां पर 2008 और 9 के बीच में, यहां पर उसके बाद आपका आता है साउथ अफ्रीका भी। अब रिसेंटली जो है चाइना का कह लीजिए जिस तरीके से क्लाउड बढ़ा है, यहां पर चाइना चाहता है कि इस ब्रिक्स की ग्रुपिंग को एक एंटी वेस्टर्न या एंटी यूएस ग्रुपिंग की तरह तैयार किया जाए। अब इसमें 5 और देशों को ऐड किया गया है। ठीक है जी, 5 और देशों को ऐड किया गया है। ठीक है जी, धन्यवाद मालविया जी। ओके, सो यहां पर ब्रिक्स जो है आपका, उसमें 5 देशों को ऐड किया गया है। उसकी एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, सीयू इन ईरान। ठीक है, सीयू इन ईरान, तो एस से है SEE, सीयू इन ईरान। सो इसका एस है सऊदी अरेबिया, इथोपिया और हाँ जी, इथोपिया एंड इजिप्ट। ठीक है, इन यू इज UAE और ईरान। ठीक है, तो ये हो गए 5 देश। इसमें 6 देशों को इंक्लूड करना था, जिसमें अर्जेंटीना भी था, पर अर्जेंटीना में रिसेंटली जो है
जे मिलियर जो है यहां पर राष्ट्रपति बने हैं, जो कि एनार्को कैपिटलिस्ट माने जाते हैं, यूएस के बहुत ज्यादा क्लोज माने जाते हैं। अब एक ग्रुपिंग जिसका मोटो ही एंटी यूएस फीलिंग्स या एंटी वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल स्टैंड को तैयार करना है, उसमें भला अर्जेंटीना कैसे ऐड हो सकता है। तो उन्होंने ऑफिशियली यह कह दिया है कि इस ब्रिक्स की ग्रुपिंग में हम ऐड नहीं होंगे। ठीक है जी। सो सऊदी अरेबिया की एंट्री कम्स बिकम अ जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप इसको जियोपॉलिटिक्स टर्म्स में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया का एंटर होना, क्योंकि सऊदी अरेबिया में यूएस का इन्फ्लुएंस लगातार कम हुआ है, वेस्ट एशिया में यूएस का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, और दो राइवल्स सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, दोबारा से रीस्टेब्लिश हुए हैं। उसमें रोल आता है चाइना का। चाइना की मध्यस्थता के बाद ही दोनों के बीच में रिश्ते सुधरे हैं। तो दोनों ही जो है यहां पर आप कह सकते हैं किसका पार्ट है, ब्रिक्स का पार्ट बनने जा रहे हैं। ब्रिक्स का पार्ट बन गए हैं, रादर बनने नहीं जा रहे हैं, 1 जनवरी से बन गए हैं। उसके अलावा इजिप्ट, यूएई और इथोपिया भी इसका पार्ट बने हैं। इसको ग्लोबल साउथ के रूप में भी देखा जा रहा है, या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनको उनके रूप में भी इसको देखा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के रूप में देखें तो ग्लोबल साउथ पॉपुलेशन और जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें तो पहले इसकी जो भागीदारी थी टोटल जीडीपी में 5 देशों की लगभग 25% थी, और पॉपुलेशन 40% को ये रिप्रेजेंट कर रहा था। अब 5 मेंबर्स और ऐड होने से दुनिया की आधी पॉपुलेशन, मतलब ये 10 देश दुनिया की आधी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। और ऑब्वियसली पहले 25% जीडीपी था, अब ये बढ़ चुका है। इसके अलावा एंटी यूएस सेंटिमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है, जो देश जो यूएस के या वेस्टर्न स्टैंड के खिलाफ बात करते हैं, जो हमेशा से मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वो जो है उस आइडिया को यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रोल, जिस तरीके से रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया को आइसोलेट किया गया है, ईरान को आइसोलेट किया जा रहा है रिसेंटली हमास और इजराइल वॉर में, और इसके अलावा चाइना पर भी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात करता है यूएस, जिसमें वो कहता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का केंद्र बिंदु अब जो है इंडो चाइना जो है आपका साउथ चाइना सी हो चुका है, इंडो पैसिफिक रीजन हो चुका है। तो इन सारे कंटेक्स्ट में रशिया और चाइना मिलकर अपने और साथी देशों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अब सवाल आता है इंडिया इसमें क्या कर रहा है। देखिए, इंडिया शुरू से इसका पार्ट है। इंडिया भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोर्ट करता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है, मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है। और भारत के विदेश मंत्री ने, अगर आपको याद हो, रिसेंटली मतलब लगभग 1-1.5 साल पहले ये स्टेटमेंट दी भी थी कि यूरोप हैज टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर द यूरोप आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम। तो ये कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, जो कि वेस्ट के नजरिए से ही प्रोपोगेट की जा रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में इस तरीके का नरेटिव गढ़ा गया कि या तो आप यूएस के साथ हैं, अगर आप साथ नहीं है तो उनके खिलाफ हैं। तो यहां पर भी इंडिया ने अपना एक बैलेंस स्टैंड रखा। इंडिया ने कहा कि जी हम वॉर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बट हम रशिया पर सैंक्शंस को नहीं मानेंगे और वी कंटिन्यू टू बाय द ऑयल फ्रॉम द रशिया। और रादर रशिया के साथ अगर हम ऑयल परचेज की बात करें तो पिछले 1.5 या अब लगभग फरवरी में 2 साल हो जाएंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल हमने रशिया से खरीदा है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट। और चाइना का इन्फ्लुएंस इससे बढ़ेगा। डाइवर्स जियोपॉलिटिकल टाइज, चाइना एंड रशिया इम्प्रिंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सिग्नल टू द वेस्ट, वेस्ट को सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है, और इंडिया की पोजीशनिंग की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये ब्रिक्स जो है इसका एक्सपेंशन होना बहुत सारे स्तर पर बहुत सारे मैसेजेस देता है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया सेट टू एक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन अर्जेंटीना स्पॉटेड बाय काबिल। देखिए, लिथियम के बारे में एक
बात कही जा रही है कि ये दुनिया का नया गोल्ड है, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लिथियम और लिथियम आयन बैटरीज की कंजम्पशन बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। मतलब किसी भी मिनरल में सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ हुई है वो हुई है लिथियम की। तो इसी कड़ी में जो है भारत सरकार भी चाहती है कि लिथियम के रिसोर्सेज में भारत सरकार का या भारत का जो है होल्ड रहे। तो यहां पर हम पहुंच गए हैं अर्जेंटीना। यहां पर जो है 5 लिथियम ब्लॉक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, विच इज एंटरिंग इनटू द फाइनल स्टेजेस। काबिलिस खनिज विदेश, खनिज बेसिकली, खनिज नहीं, खनिज, खनिज मतलब मिनरल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर कंपनी फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग, एक्वायरिंग, डेवलपिंग, प्रोसेसिंग द मिनरल्स। मिस्ड आउट ऑन अ यस। अब यहां पर एक जो आपको देखिए, लिथियम की कंजम्पशन को एक डाटा से समझिए, ठीक है। लिथियम की कंजम्पशन जो कि 2010 में 23,500 टन थी, 23,500 टन थी, वो बढ़कर 93,000, 93,000 टन हो चुकी है। मतलब लगभग लगभग जो है, अगर हम इसको देखें तो दिस इज कम्स आउट टू बी, हाँ जी, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 गुना 10-11 साल के अंदर जो है इस मिनरल की कंजम्पशन बढ़ चुकी है। अगर हम लिथियम आयन बैटरीज का या लिथियम पर इतना फोकस क्यों है भारत सरकार का, इसको समझें तो अब देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक फॉकलिफ्ट्स, कार्स, एलिवेटर्स, पावर टूल्स, मोबाइल डिवाइसेस, जो आप लैपटॉप्स, मोबाइल, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, आईओटी सेंसर्स, वेरिएबल डिवाइसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, डाटा सेंटर्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, सबमरीन्स के लिए, रोबोट्स के लिए, प्रैक्टिकली हर चीज के लिए आपको ये चीज चाहिए। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग कॉल्ड एज न्यू व्हाइट गोल्ड, ठीक है। ये दुनिया पर, दुनिया का पूरा फोकस हो चुका है। अगर हम बात करें इंडिया की, क्यों इंडिया जो है लिथियम के लिए अर्जेंटीना तक जा रहा है, ठीक है, और देशों तक जा रहा है, यहां पर लास्ट ईयर हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पर वो काफी ज्यादा है। अगर हम देखेंगे चाइना से हमने जो इंपोर्ट किया है लिथियम, दैट इज $3 बिलियन, $3 बिलियन, 25,000 करोड़, ठीक है जी। और यहां पर अगर आप देखेंगे, रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है फॉर 2 लिथियम एंड 3 कोबाल्ट ब्लॉक्स इन 2022। और इसके अलावा जो है रिसेंटली अब देखेंगे 5.9 बिलियन ब्लॉक इन J&K ऑल्सो। इंडिया में भी हमें रिसेंटली लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बताइए, हमने पहले सेशंस में पढ़ा भी था, भारत में लिथियम के रिजर्व्स कहां कहां मिले हैं। रिसेंटली 2 बड़ी जगहों पर लिथियम के रिजर्व्स की बात की जा रही है और उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, ठीक है, उस पर काम शुरू हो चुका है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम जो रिजर्व्स हैं वो कहां पर हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिले। 3 ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका के, और ये कहा जा रहा है कि जो पिछली सदी ने, 20th सेंचुरी ने ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, जिसने जो है वेस्ट एशिया की, ठीक है, अरब कंट्रीज की किस्मत बदल के रख दी। मतलब 100 साल पहले बिल्कुल जो है लो इनकम कंट्रीज थी, वो आज के समय पर अल हबीबी कर रही हैं। अल हबीबी मतलब वेरी हैप्पी हैं, खुश हैं, बहुत पैसा आ गया है वहां पर। पैसा मतलब आम लोगों तक नहीं पहुंचा है, टॉप लेयर तक पैसा है सिर्फ। राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। सो यहां पर जो है वही सेम चीज जो वेस्ट एशिया के साथ 20th सेंचुरी में हुई है, साउथ अमेरिका के लिए 21st सेंचुरी में होने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कैब, ठीक है। वैसे भी इलेक्ट्रिक कैब में आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं, तो इसमें चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया, ठीक है। तो 3 देशों में भर भर के लिथियम के रिसोर्सेज हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द एस्टिमेटेड जो आपके यहां पर रिजर्व्स हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिले, ठीक है जी। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना में। तो ऑलरेडी अगर हम अभी के लिए बात करें तो बहुत बड़े स्तर पर हम चाइना से लिथियम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिथियम। और इंडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, तो इन राज्यों में हमें लिथियम
बिल्कुल हाँ, लिथियम ट्राइंगल की बात की, सो दैट इज कैब, चिले, अर्जेंटीना, बोलीविया, और यहां पर भारत में भी कुछ जगह जो है हमें लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है, सो आई होप आप लिथियम की इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, लिथियम न्यू वाइट गोल्ड, ठीक है, नया वाइट गोल्ड है ये दुनिया का, जिसको कहा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अनदर आई इन स्काई ऑन ग्राउंड, इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का भारत पार्ट बनने जा रहा है। इसके बारे में भी हमने पहले न्यूज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी जो है ये फंक्शन करने जा रहा है इंडिया में, महाराष्ट्र में। ठीक है, सो थर्ड नोड ऑफ लीगो इन महाराष्ट्र, इंटरनेशनल मेगा साइंस ये प्रोजेक्ट है और दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप होगा। पुणे बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको, इस पर्टिकुलर साइट को चुना है। बहुत सारा इसमें कह लीजिए कोशिश की गई, 2-3 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। फाइनली जो महाराष्ट्र की जो साइट है, महाराष्ट्र जो है उसको चुना गया है। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि समुंदर से इतनी दूर होना चाहिए, और ये बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट होगा, जिसमें भारत भी अब हिस्सा बनने जा रहा है। स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स आर अमंग द एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर यूनिवर्स। करेगा क्या, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, देखो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा और इवन द बिग बैंग जो है उसको स्टडी करेगा, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करेगा। ठीक है, सो दैट वाज द इनिशिएटिव। इंडियन नेशनल न्यूज में इंदौर, भोपाल, उदयपुर को नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए। सो यहां पर आप देख सकते हैं इंदौर, भोपाल और उदयपुर फॉर द वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन स्कीम अंडर द रामसर कन्वेंशन। ये पहली 3 इंडियन सिटीज हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इस पर्टिकुलर कह लीजिए इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए। तो इंदौर की बात करें तो सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, रामसर साइट क्लोजर टू इंदौर, भोज वेटलैंड, ठीक है, भोज वेटलैंड, रामसर साइट इन भोपाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स हैं। और उदयपुर को तो सिटी ऑफ लेक्स कहा ही जाता है। ठीक है जी, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। ये आपकी सारी की सारी रामसर वेटलैंड साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब 75 रामसर वेटलैंड साइट्स हो चुकी हैं भारत में और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एस्टैब्लिश अष्टलक्ष्मी हार्ट एंड एक्सपीरियंस सेंटर इन गुवाहाटी। सो अगेन नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, तो उसका एक सेंटर डेवलप किया जा रहा है गुवाहाटी में। सो नेम सजेस्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एंड प्रमोट द इंडिजिनियस क्राफ्ट्स। सो अरुणाचल प्रदेश 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको ये कवर करेगा। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अष्टलक्ष्मी हाट जो है वो स्टैब्लिश किया है, कहां पर, गुवाहाटी में 7.6 करोड़ की लागत में। यूएस नहीं, यूपी, ठीक है, यूपी टॉप्स इन एंट्री रेट ऑन ICJS प्लेटफॉर्म। सो ICJS प्लेटफॉर्म क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात यह है कि यूपी पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहा है, इसमें नंबर 1 चल रहा है, समझ रहे हो। इसमें ना एक अच्छा आर्टिकल आया था रिसेंटली कि किस तरीके से जब 2005 में बिहार में सरकार बदली थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, तो तब ये काफी ज्यादा चर्चा थी कि नया बिहार बनने जा रहा है और शुरू में काफी काम हुआ वहां पर, रोड्स को लेकर, बच्चों को साइकिल देना, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे चीजें जो हैं उन पर फोकस किया गया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सुधरी। बट ऑफ लेट यूपी जो थोड़ा सा ये लग रहा था कि पीछे है, वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। यूपी की इकोनॉमी जो है तमिलनाडु की इकोनॉमी से आगे हो गई है। दो तमिलनाडु की पॉपुलेशन काफी कम है, पर कैपिटा इनकम में तमिलनाडु अभी भी काफी आगे है, बट यूपी जो है अब वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है और अब तेजी से जो है वो $1 ट्रिलियन का जो उन्होंने अपने लिए टारगेट रखा है यूपी ने, उसकी तरफ बढ़ रहा है। और तेजी से जो है कह लीजिए वहां पर एक इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें वो आपको देखने को मिल रही है।
उसी कड़ी में अगर हम इस न्यूज को भी देखें तो यहां पर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अब इसमें क्या है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो भी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, ठीक है, तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं इसमें, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी। तीनों की इंफॉर्मेशन को कैसे साथ लाया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करें। तो देखिए ई प्रिजन्स फॉर प्रिजन्स, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो भी कह लीजिए जज साहब का ऑर्डर है वो ऑनलाइन जो है पहुंच रहा है जेलर के पास, एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। सो ई प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ई कोर्ट्स फॉर कोर्ट्स, ई फॉरेंसिक्स फॉर फॉरेंसिक लैब्स एंड पुलिस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो ये, हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट भूल गया था, फॉरेंसिक्स को, ऑब्वियसली दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, डिजिटल माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ई कमिटी एंड इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें जो है यूपी लगातार नंबर 1 चल रहा है पिछले 3 सालों में, ठीक है। तो एक सिंगल विंडो सिस्टम हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इफेक्टिव हो। इसमें पैन इंडिया सर्च, मतलब मान लीजिए अगर महाराष्ट्र पुलिस सर्च कर रही है किसी व्यक्ति के बारे में, अगर वो मान लीजिए व्यक्ति यूपी का है या पंजाब का है या तमिलनाडु का है या मिजोरम का है, तो उसको सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग इंटीग्रेटेड। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। पिलर एनालिटिक्स, एक्सचेंज डाटा वंस एंट्री, तो इस तरीके से प्रोफाइलिंग इजी हो पाएगी किसी भी व्यक्ति की। सो दैट इज द इंटेंट बिहाइंड दिस सिस्टम। नेक्स्ट है J&K becomes the first UT to implement PM विश्वकर्मा योजना as training starts for the first batch. थर्टी ट्रेनीज को जो है यहां पर ट्रेनिंग दी गई है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो इसमें विश्वकर्मा योजना में बेसिकली क्या किया जा रहा है, विश्वकर्मा योजना में कह लीजिए जो स्किल बेस्ड वर्क है, जैसे लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, सोनार, धोबी, दर्जी, ठीक है, माला बनाने वाले नाई, नाव बनाने वाले, मछली का जाल बनाने वाले, टूल किट निर्माता, खिलौने बनाने वाले, राजमिस्त्री, इन सबको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि इनकी स्किल्स को एनहांस किया जाए और ताकि हम जो है बेटर स्किल्स हों जो है और जॉब क्रिएशन की तरफ जा सकें। गुजरात इमर्जेस एज इंडियाज पेट्रो कैपिटल। गुजरात जो है इंडिया की पेट्रो कैपिटल के रूप में उभरा है। नाउ व्हाट इज दिस पेट्रो कैपिटल? अगर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी की हम बात करें, दैट इज जामनगर रिफाइनरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी। अब आप इसको थोड़ा सा इसके स्केल को समझने की कोशिश करो। 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे, सो दिस इज 14 लाख बैरल्स पर डे। एक बैरल में 159 लीटर अप्रोक्सीमेटली, तो 14 लाख को 159 से मल्टीप्लाई कर लो। इतना क्रूड ऑयल प्रोसेस होता है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में। सो दैट इज द क्रूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी। अब गुजरात जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, उसका 10th एडिशन जो है गांधीनगर में होने जा रहा है 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में, और इसका थीम रखा गया है गेटवे टू द फ्यूचर। तो यहां पर जो बेसिक बात थी वो ये थी कि दहेज इन बाड़ूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। तो एक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया हम कहते हैं मुंबई को, सिलिकॉन वैली जो ऑफ इंडिया इज बेंगलुरु, वैसे ही जो गुजरात है, बड़ौद डिस्ट्रिक्ट है, उसको जो है अब भारत की पेट्रो कैपिटल के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। सो गेटवे टू द फ्यूचर वाइब्रेंट गुजरात समिट में इसकी बात की जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट एक्सटेंड्स भारतमाला फेज 1 कंप्लीशन डेडलाइन टू 2027-28। भारत सरकार ने जो भारतमाला फेज 1 प्रोजेक्ट है उसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया है, 2027-28 कर दिया है, पुशिंग द कंप्लीशन ऑफ डेडलाइन फेज टू दिस, ठीक है। 6 ईयर एक्सटेंशन दिया है। भारतमाला परियोजना लॉन्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था हाईवेज सेक्टर के लिए, और इसमें जो है रोड लेंथ
9600 किलोमीटर की बात की गई थी। 550 डिस्ट्रिक्ट्स को हाईवेज के साथ, नेशनल हाईवेज के साथ कनेक्ट करने की बात इसमें कही गई थी। अगर हम बात करें इसमें कंपोनेंट्स की, सो 44 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करना, इंटर कॉरिडोर फीडर रोड्स बनाने की जिसमें हम लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, अगेन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना, जो हमने पढ़ा था ब्रो कैफेज इफ यू रिमेंबर, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्रेसवेज, कोस्टल पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, इन सब को डेवलप करना, ये सब जो है इसमें आता है फेज 1 भारतमाला प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए रादर। नेक्स्ट है 2 month ओल्ड बिकम्स द यंगेस्ट टू गेट बोन मैरो ट्रांसप्लांट इन मुंबई। 2 महीने की एक बच्ची को जो कि कर्नाटका से आती है, कारवाड़ से, वो दुनिया में यंगेस्ट कह लीजिए एक व्यक्ति या पर्सन बनने जा रही है जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। और ये जो है द बेबी वॉज रेफर टू वाडिया हॉस्पिटल एट 19 days ऑफ लाइफ, डायग्नोसिस विद बबल बेबी सिंड्रोम, और ब्लू बेबी सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। सो दिस इज सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, सॉरी बबल बेबी सिंड्रोम, ठीक है जी। बबल इसलिए कहा जाता है कि इसमें इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है, इस डिजीज में इम्यूनिटी नहीं रहती, तो इसलिए इसको एक बबल में क्रिएट किया जाता है, क्योंकि बच्चे में जो है किसी भी तरीके की इम्यूनिटी नहीं है, वो किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगाई से नहीं लड़ सकता, ठीक है। अब यहां पर SCID, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये एक बहुत रेयर जेनेटिक डिजीज है जो कि मतलब लाइक 60,000 बच्चों में कहीं किसी एक को होती है, और लाइक चाइल्ड विद दिस ट्रीटेड विद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ऑल्सो नोन एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बट हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद ये कहा जाता है इसमें कि जो है बच्चा ठीक हो जाएगा, कैन बिल्ड अ होल न्यू फंक्शनल इम्यून सिस्टम, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में पूरा का पूरा कह लीजिए इम्यून सिस्टम दोबारा से बच्चे का डेवलप होगा। आजकल अगर आप देखेंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं कि बच्चे का बोन मैरो प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो बोन मैरो प्रिजर्व किया जाता है तो वो फ्यूचर में अगर उसको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो उस केस में जो है उस चीज को भी यूज किया जा सकता है। अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। नेक्स्ट है सिमलीपाल काई चटनी गेट्स GI टैग। तो ओडिशा के 8 प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग मिला है। GI टैग को लेकर जो अगर हम बात करें तो GI रजिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो उसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। और अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर जो है गजपति डेट पाम जेगरी, ठीक है, बेसिकली खजूर से बनी जो है गुड़ कह लीजिए, देन कैनाल, मगजी, सिमलीपाल, काई चटनी ऑफ उड़ीसा, नायागढ़, ठीक है, सो दैट इज ब्रिंजल बैंगन, ठीक है जी। रायगढ़ से चाहिए आपको एम्ब्रॉयडरी शॉल जो आप देख सकते हैं, पेंटिंग ऑफ लांजिया सौरा। कोरापुट से काला जीरा राइस, ठीक है, काला जीरा राइस, ये जो है नए GI टैग्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन सीधा सीधा इनसे बनता है। ओके, नेक्स्ट है NHAI साइंस MOU विद NRSC फॉर डेवलपमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ ग्रीन कवर इंडेक्स फॉर नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज दिस NRSC? दैट इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया चाहता है कि इंडिया के जो हाईवेज हैं उन पे उसके दोनों तरफ जो है हम ट्री कवर्स को देखें कि क्या हमारा यहाँ पर इंप्रूवमेंट है ट्री कवर्स को लेकर। सो एक MOU साइन किया गया है इसरो के साथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, और वो हमें ग्रीन कवर इंडेक्स के बारे में बताएगा फॉर द एक्सटेंसिव नेटवर्क्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया यूजिंग द हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइटरी इमेजेस। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज में, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवी। तो जो है इन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी 1985 में, अब इनको बनाया गया है वाइस चीफ ऑफ नेवी। So before his current position, he served as a flag officer commanding in chief of Western Naval Command, alumnus of Sainik School Rewa, that is in Madhya Pradesh, National Defense Academy, Khadakwasla. Vice Admiral Tripathi joined Indian Navy on 1st July 1985.
बात तो सही गई स्वीटी ने कि इतने सारे मिल रहे हैं जीआई टैग्स के, बट जस्ट रीड इट वंस. India UAE set stage for joint military exercise Desert Cyclone in Rajasthan. So Desert Cyclone जो है एक्सरसाइज होने जा रही है. 2008 में ये जो है एक्सरसाइज शुरू हुई थी, जिसमें इंडिया और जो है यूएई मिलकर ये एक्सरसाइज करते हैं. अब ये एक्सरसाइज होने जा रही है राजस्थान में फ्रॉम 2 जनवरी टू 15 जनवरी 2024. So the exercise aims to enhance interoperability by learning and sharing best practices in अर्बन ऑपरेशंस. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल एट वृंदावन, उत्तर प्रदेश. काफी ज्यादा चर्चा में ये न्यूज थी. सो यहां पर पहला इसका नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल एट वृंदावन. तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार जो है लड़कियों को, गर्ल्स को लेकर जो है आर्म्ड फोर्सेस धीरे धीरे रिसेप्टिव हो रही हैं. हमने रिसेंटली एनडीए में देखा कि एनडीए में भी अब गर्ल्स स्टूडेंट अप्लाई कर सकती हैं, और अब यहां पर एक डेडिकेटेड जो है गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है खोला गया है. विद द स्ट्रेंथ ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 870 स्टूडेंट्स हैज बीन इनॉग्रेटेड अंडर द इनिशिएटिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग 100 न्यू सैनिक स्कूल्स इन पार्टनरशिप विद एनजीओज, प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट है इकोनॉमी न्यूज की बात करें. सो यूपीआई ट्रांजैक्शंस, न्यू रेगुलेशंस एंड चेंजेस दैट कम इनटू इफेक्ट. सो नए जो है चेंजेस यूपीआई में आने जा रहे हैं. देखिए, यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया था. अगर इसको एक रेवोल्यूशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा. जैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की रेवोल्यूशन है. प्रैक्टिकली आप ये मान के चलिए कि यूपीआई के बारे में यूएस, जापान, लगभग जितने बड़े देश हैं वहां पर जो है कह सकते हैं कि ये इसको स्टडी किया जा रहा है. इसको आप एक एग्जांपल से समझो कि यूएस जो है सिंस 80s, ठीक है, 80s या कह लीजिए उससे पहले भी, पहले उसने सारे सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट किया, उसको एक फॉर्म में लेकर आए, फिर डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स जो है, फिर धीरे धीरे वो इस पेमेंट सिस्टम को डेवलप किए करा है उन्होंने इतने सालों में, लगभग 40 से 50 सालों में. हमने जो है हमने भी ये शुरुआत करी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बट यूपीआई आने के बाद लिटरली हमने जो लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हैं उसमें एक लीप फ्रॉग जंप किया है. ठीक है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें, वो दैट इज फिनोमिनल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. और अब जो है, बट इसमें रिसेंटली एक चीज भी हुई है, एक चीज ये हुई है कि फ्रॉड्स भी बढ़े हैं. ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ने के साथ साथ फ्रॉड्स भी बढ़े हैं. तो ऑब्वियसली आरबीआई उस चीज को लेकर भी चिंतित है. अब इसमें जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. हाँ, अगर आप किसी हॉस्पिटल को कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आप 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन एक बार में वहां पर कर सकते हैं. ठीक है जी. सो एनपीसीआई ने इवन ये भी कहा है, लाइक जितने भी एप्स हैं, जो भी ई वॉलेट्स हैं, और उसके अलावा बैंक्स को ये कहा है कि उन यूपीआई आईडीज को और नंबर्स को जो 1 साल से ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनको जो है डीएक्टिवेट किया जाए. ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है. अगर आपके पास कोई इस तरीके का नंबर है, जो यूपीआई आईडी है, जो आपने 1 साल से यूज नहीं किया है, उसको थोड़ा बहुत यूज कर लीजिए कोई भी रिचार्ज के लिए, ताकि आपका वो एक्टिव हो जाए. अदरवाइज ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एनपीसीआई के द्वारा इन एप्स को, बैंक्स को, कि उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाए. ठीक है, सो द मोटिव इज अगेन लाइक फॉर सेफ्टी इन द होल इकोसिस्टम. ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए. RBI extends PIDF scheme by 2 years till December 2025. Now, what is this PIDF scheme? It is again related with digital transactions only. So that is Payment Infrastructure Development Fund. ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. इसका मकसद क्या है? देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की जो मैं अभी बात कर रहा था, यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, उसमें अगर हम देखेंगे तो टीयर 1, टीयर 2 सिटीज काफी ज्यादा आगे हैं. बट किस तरीके से हम टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सिटीज या टाउन्स तक की अगर हम बात करें, उनमें इसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, इसको लेकर जो है ये स्कीम है PIDF. ठीक है, उसमें जो है इसको डेवलप करना है.
अच्छा ठीक है जी. सो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम इज इंटेंडेड टू सब्सिडाइज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 3 to tier 6 सेंटर्स विद अ स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ताकि छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में जो है, जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिप्लॉय किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें. डिजिटल ट्रांजैक्शन से एक चीज और हुई है, अगर आप देखेंगे रिसेंटली, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स ही इस बात को कह चुके हैं, बेशक वो गवर्नमेंट के प्रो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं या इवन जो एंटी गवर्नमेंट कह लीजिए करंट एंटी गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बढ़ने से, जीएसटी आने के बाद, इन सारी चीजों से जो टैक्स कलेक्शन है भारत सरकार का, खासकर जीएसटी की बात करें, वो ऑल टाइम हाई चल रहा है. और उसमें भी अगर हम बात करें तो लीकेजेस बहुत कम हुई हैं. ठीक है, लीकेजेस जो हैं लगातार कम होती जा रही हैं. दैट मींस हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे जो है फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, विच इज गुड, विच इज लाइक धीरे धीरे जो टैक्स इवेजन है, टैक्स अवॉइडेंस है, वो कम हो रहा है. और इससे कह सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी की वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है. सो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इससे बेसिकली बताया गया है कि क्या क्या होगा. पीएम विश्वकर्मा स्कीम, आर्टिशंस, क्राफ्ट पर्संस जो है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है. चलिए नेक्स्ट है, मोर स्टार्टअप्स वांट टू फिलिप बैक टू इंडिया, सॉफ्ट बैंक्स रिटर्न फ्रॉम लिस्टेड फर्म्स. देखिए, दुनिया की बहुत सारी जो कंपनीज हैं, खासकर जो स्टार्टअप्स हैं, जो जिसमें बहुत सारी विदेशी कंपनीज का या विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा इन्वेस्टेड है, वो धीरे धीरे इंडिया वापस आ रहे हैं. मतलब अगर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स इंडिया से बाहर रखे हुए हैं तो भी वो इंडिया वापस आना चाहते हैं. अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों. पहले बात तो न्यूज को देख लेते हैं. जैसे वो एग्जांपल दे रहा है कि पाइन लैब्स पेमेंट फर्म जो है, वो जो कि सिंगापुर में डोमिसाइल्ड है, वो भारत में वापस आना चाहते हैं. इसके अलावा रेजर पे, ठीक है जी, इसको फ्लिप स्ट्रेटजी कहा जा रहा है. इसमें कई सारे एप्स जो हैं वापस इंडिया में आना चाहते हैं, वेल फंडेड. तो इसका मकसद ये है कि वो रिसेंटली उन्होंने भारत में जो आईपीओ है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर में वो आना चाहते हैं. उसमें सेबी की गाइडलाइंस क्लियर हैं कि लाइक इतनी जो कह लीजिए इक्विटी शेयर होल्डिंग है वो भारत में होनी चाहिए. तो इन सारे कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए और एक फ्यूचर की इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की काफी ज्यादा दुनिया में बातचीत हो रही है कि भाई जो फ्यूचर के अगले 10, 20, 25, 30 साल जो हैं वो भारत के हैं. भारत की इकोनॉमी बहुत ग्रो करने वाली है. लेट्स गो बैक टू इंडिया, या भारत पहुंचा जाए और भारत की ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बना जाए. तो दैट वाज द इंटेंट. सो दे लाइक startup with parent companies outside of India have been planning to come back home for some time. They are putting their plans into action. So ये एक आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा, इससे ज्यादा कह लीजिए भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. ठीक है. सो ट्रेंड ऑफ स्टार्टअप्स रिलोकेटिंग डोमिसाइल टू इंडिया, रेजर पे, ग्रो, ठीक है, बहुत फेमस एप्स हैं ये सारी, जो भारत में आना चाहती हैं, भारत में अपने लाइक हेडक्वार्टर्स को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं. व्हाट इट मेंट फॉर इंडिया, बिजनेस ईज फॉर स्टार्टअप्स, पॉसिबल टैक्स गेन्स फॉर गवर्नमेंट. ठीक है. तो बिजनेस ईज अप, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, और इसके अलावा सरकार को टैक्स गेन्स इसमें होंगे. अगर हम बात करें जैसे सॉफ्ट बैंक है, सॉफ्ट बैंक की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब ये देखो, जोमैटो में उन्होंने $300 मिलियन इन्वेस्ट किए, $340 मिलियन उन्होंने यहां से ऑलरेडी कमा चुके हैं. पॉलिसी बाजार में $200 मिलियन, $650 मिलियन उन्होंने कमा लिए हैं. $130 मिलियन अभी भी जो है इन्वेस्टमेंट है उनकी. डिलीवरी तो ये आप देख सकते हैं, सिमिलरली पेटीएम, ठीक है, इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर चुके हैं और इतना पैसा अभी भी उनके पास यहाँ पर है. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज. वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2023, कार्लसन गुनेना विंस टाइटल. सो मैग्नस कार्लसन ने अगेन ये खिताब जीत लिया है. सो अपनी कह लीजिए बादशाहत चेस में बरकरार रखी है. वर्ल्ड रैपिड चेस क्राउन
फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार लगातार नहीं, 5वीं बार जो है ये चैंपियनशिप जीती है। फर्स्ट प्लेयर टू डिफेंड हिज वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल। रशियन चेस प्लेयर अनास्तेसिया बोद्रोनक ने डिफीट किया है, मतलब हराया है इंडिया की फीमेल प्लेयर कोनेरू हम्पी को टू विन हर फर्स्ट टाइटल, ठीक है, वर्ल्ड टाइटल। तो यहां पर मैग्नस कार्लसन और अनास्तेसिया बोदनारुक ने जीता है इंडिया के कोनेरू हम्पी को हराकर। नेक्स्ट है तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने जा रही हैं जनवरी में, 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक 27 गेम्स होंगी। इनमें 15 वेन्यूज में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची और स्क्वैश को ऐड किया गया है, ठीक है, स्क्वैश को ऐड किया गया है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पर्सन इन न्यूज की बात करें, प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज रिसीव्स ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फॉर स्पेस साइंस लीडरशिप। सो न्यू ऑनर्स लिस्ट फॉर 2024 में इनको ये खिताब दिया गया है। स्पेस साइंस में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, फॉर हिज रोल इन ग्रेविटेशनल वेव रिसर्च ग्रुप, ठीक है। सो दैट इज प्रोफेसर एंड्रियन क्रूज को मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 फाइनेंस कमीशन का गठन कर दिया है, जिसमें डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो कि वाइस चेयरपर्सन रहे हैं नीति आयोग के, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, किसका, नीति आयोग का। सो नीति आयोग आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत गठित किया जाता है। फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है, डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है, डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ताकि एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म को हम बढ़ावा दे सकें, ठीक है जी। इसमें अगर हम बात करें अभी तक के जो है 15 फाइनेंस कमीशन और उनके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम यहां पर लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है, 4 नाम दे देगा। आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता भी है कि लाइक लोकसभा स्पीकर्स के नाम दे दिए, फिर पूछा कि इनमें से कौन कौन लोकसभा का स्पीकर रहा है, ठीक है, या इनमें से कौन सा नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। सो केसी नियोगी, के संथानम कमेटी वेरी फेमस फॉर सीवीसी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीवीसी। ए के चंदा, पीवी राजमन्नार, अगेन राजमन्नार कमेटी वेरी फेमस, महावीर त्यागी, के ब्रह्मानंदा रेड्डी, जेएम शलात, वाई वी शवन, एनकेपी साल्वे, केसी पंत, एएम खुसरो, सी रंगाराजन जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी थे, डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर वाई वी रेड्डी अगेन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, एनके सिंह, और अब बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है जी। सो क्वालिफिकेशन की बात करें, सो चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। 4 जो बाकी मेंबर्स होंगे उनमें से एक जो है जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर 1 क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट। So it is not necessary that he or she should be a high court judge. He or she can be qualified to be a high court judge. A person who has specialized knowledge of finance and accounts of the government, और उसके अलावा एक का फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन में जो है नॉलेज होनी चाहिए और एक की जो है स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स यहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, प्रेसिडेंट फेलिक्स शीसेकेडी, ठीक है, फेलिक्स शीसेकेडी दोबारा चुने गए हैं, 70% वोट मिले हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो कॉन्गो नदी गुजरती है, इक्वेटर गुजरता है यहां से, भूमध्य रेखा, और फॉरेस्टेड एरिया है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। नाडिया कैल्विनो टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये जो है पहली स्पेनिश हैं जो कि इस पद पर बैठेंगी। इससे पहले ये जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन, तो ये उपराष्ट्रपति थी और मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड एंटरप्राइज, तो वहां की वित्त मंत्री थी। अब इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्स्ट वुमेन टू लीड द इंस्टीट्यूशन। अवार्ड एंड ऑनर्स में श्रीशेंदु मुखोपाध्याय कॉन्फर्ड विद द 2023 कोवेम्पू अवार्ड। सो कोवेम्पू अवार्ड बेसिकली जो है कन्नड़ पोएट के नाम से जो है, कोवेम्पू कन्नड़ पोएट, वेरी फेमस, सेलिब्रेट्स राइटर्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एनी इंडियन लैंग्वेज, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। सो रिनोन्ड बंगाली राइटर श्रीशेंदु मुखोपाध्याय
हैज बीन अवॉर्डेड विद 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार। सो ये हैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। नेक्स्ट है प्रोफेसर बी आर कंबोज ऑनर्ड विद MS स्वामीनाथन अवार्ड। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज को ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड इन रिकग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन एज अ साइंटिस्ट एंड एक्सटेंशन इन द स्पेशलिस्ट फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। तो MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया उनको माना जाता है। सो ये इंटरनेशनल जो ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वन हेल्थ वन वर्ल्ड हेल्ड एट राजमाता विजयराजा सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर BR कंबोज को ये अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने भी एग्रीकल्चरल साइंसेस में काम किया है। रिसर्चर्स डेवलप इलेक्ट्रॉनिक सॉइल टू एनहेंस क्रॉप ग्रोथ। सो एक नई ई सॉइल डेवलप की गई है। देखिए अभी तक ई मेल ई क्लासेस, ठीक है, सारी चीजें थी ई, अब ई सॉइल भी आ गई है। दैट स्टिमुलेटेड रूट सिस्टम हेल्प बार्ले सीडलिंग्स ग्रो ऑन एवरेज ऑफ 50% मोर इन अ न्यू स्टडी। तो यहां पर 50% ज्यादा जो है इसमें ग्रोथ देखी जाएगी। लो पावर बायो इलेक्ट्रॉनिक स्कैफोल्डिंग कैन बी यूज्ड फॉर सॉइललेस कल्टीवेशन। बेसिकली इसमें इट इज वेरी सिमिलर टू हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। सो इट इज वेरी सिमिलर टू हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, बेसिकली आप उसको आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं। सो दिस इज द न्यूट्रिएंट रिटर्न्स, एयर स्टोन, न्यूट्रिएंट पंप। सो दिस इज हाउ यू ग्रो। सो बार्ले सीड स्टरलाइजेशन एंड प्री जर्मिनेशन, लैब में आप इसको डेवलप कर रहे हैं एंड दिस इज हाउ यू आर ट्राइंग टू डेवलप एंड इट विल टेक वेरी लेस टाइम, ठीक है, वेरी लेस टाइम। इट यूज क्लोज सिस्टम दैट रिसर्कुलेट वाटर, ताकि हर सेडलिंग को एग्जैक्टली जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतने ही न्यूट्रिएंट्स मिले। इसमें पानी कम यूज होगा और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो है अब आपको इस तरीके से मिलने जा रही है। PSLV-C 58 एक्सपोसैट इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सैटेलाइट टू स्टडी ब्लैक होल्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा। सो पहली एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च की गई है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। सो इट वाज फाइनली लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। सो ये आप कह सकते हैं 2024 की शुरुआत की गई इसरो के द्वारा बड़े ही जोर शोर तरीके से। तो यहां पर एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। सो इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट फ्रॉम इसरो टू कैरी आउट रिसर्च इन space based polarization measurement of X-ray emissions from celestial sources. List of important days and dates. 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। So in remembrance of the birth of Louis Braille, inventor of Braille, January 4 is marked as a World Braille Day. The theme of 2024, Sight Without Seeing. अच्छा अब ये बताओ इंडियन रेलवेज की रिसेंटली कौन सी ट्रेन हैं जिनमें आपको ब्रेल जो है सीट नंबर्स पर ब्रेल से भी लिखा गया है। मतलब अगर आप जाएंगे, मान लीजिए कोई ब्लाइंड जो है वो जो है वहां पर उन सीट नंबर को देख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए कि कौन सी ट्रेन में जो है ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। सो थीम ऑफ 2024 इज साइट विदाउट सीइंग। द डे ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस जो कि विजुअली इंपेयरमेंट है शुड हैव द सेम एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स एज एवरीवन एल्स। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे बनाने के लिए नवंबर 2018 में, ठीक है। तो ये बेसिकली बर्थ डे है किसका, लुइस ब्रेल का, ठीक है, जिन्होंने इस ब्रेल लिपि की शुरुआत की थी। 3 जनवरी को मनाया, 3 जनवरी को होता है आपका, हाँ जी, कौन सा डे होता है, यस, पेरीहिलियन, हाँ जी, पेरीहिलियन डे होता है आपका 3 जनवरी को। पेरीहिलियन क्या होता है, जब धरती और सूरज सबसे नियरेस्ट होता है, अराउंड 147 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, लगभग जो है अगर हम बात करें 14.7 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, सबसे लोएस्ट होता है। एपीहीलियन 4 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है धरती और सन के बीच में। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप
इस पूरे एक घंटे में, आज 59 मिनट्स हो गए हैं, आई एम होपिंग कि ये 59 मिनट्स या ये घंटा जो है काफ़ी सफिशेंट है। पूरे एक हफ्ते की हमने न्यूज़ यहाँ पर कवर कर ली हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, और ये था आज का सेशन। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं शेयर कर लूँगा आपका जो टीम निष्ठा ऐप पर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है। उस करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज में हर रोज नए क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस जो है 8 to 10 क्वेश्चंस जो है हम रोज अपलोड करते हैं। फ्रेश बिल्कुल आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे, और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, पिछले हफ्तों की पीडीएफ भी वहां पर अपलोड हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पी से पास, और जी हाँ, पी से पेरीहीलियन, पी से पास, बिल्कुल ठीक है। जो ये एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ यू आर लाइकिंग दीज सेशंस, इफ यू फील दैट दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू in your preparation, in knowing about the important current affairs in just 1 hour, you can share this session with your fellow students for any competitive exam जिसमें current affairs पूछा जाता है। I hope कि आप एक हफ्ते में 1 घंटा जो है डेफिनेटली निकाल सकते हैं और इन न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं फ्राइडे को इस एक हफ्ते की करंट अफेयर्स को लेकर। आई एम होपिंग, प्लीज डू लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और एंड इन द टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है सेशन का लिंक मैं आपसे जनरली शेयर कर लेता हूं। वहां पर भी प्लीज डू लेट मी नो कि जो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया था लास्ट मंथ, ये आई एम होपिंग कि आपको हेल्प कर रहा है इन नोइंग अबाउट द करंट अफेयर्स इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि जो हमारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है करंट अफेयर्स में वो काफी ज्यादा है, बट उतना हमें फायदा नहीं होता, हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो वी हैव ट्राइड टू कट डाउन द अननेसेसरी न्यूज, और जो नॉन कह लीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है उनको हमने हटाकर एक डेडिकेटेड सेशन लाने की कोशिश की है। ठीक है जी। सो प्लीज डू लेट मी नो अबाउट the importance of this and the efficacy of this particular session. Thank you so much. Take care. Jai Hind, Vande Mataram.